स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर। चलिए आज लेके आ गए हैं आप लोग के लिए RTHSS की क्लास। जी हाँ बिल्कुल, ये RTHS क्या होता है सर जी? तो ये होता है आपका जो है R का हो गया रीजनिंग, T हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, H का हो गया हिंदी और S का हो गया सामान्य ज्ञान। मतलब कि महामैराथन का क्लासेस होने वाला है, क्योंकि कल आप लोग का क्या है DLED की एग्ज़ाम है। तो आपको सभी को जो है ऑल द बेस्ट है, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। अब देखिए मैं यहाँ पर नहीं कर सकता कि आप एक वीडियो देखकर आप 100 में 100 स्कोरिंग कर सकते हैं करके। इसके लिए आपको हमारे चैनल में जितने भी वीडियो डले हैं उसको क्या करना है, अटेंड करना है। जितने भी क्लासेस डले हैं उसको अटेंड करना है, ठीक है। तो चलिए ये कौन सा क्लास होने वाला है आप लोग का? तो ये होने वाला है आप लोग का प्री DLED और प्री जो है BEd और प्री DLED के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है। प्रतिशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम होता है जो, ठीक है। अब देखिए प्रतिशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो है कार्यक्रम होती है। अब कौन सा कार्यक्रम होगा? तो प्रतिभाशाली के लिए सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह होता है जिसमें वह मनन कर सके, ठीक है। क्या कर सके? मनन कर सके, उसके बारे में सोच सके, उसके बारे में चिंतन कर सके, जिन्हें उन्हें विभिन्न जो है विधित विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जब तक वो नहीं सोचेंगे, जब तक वो चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक उसको जो है मन में नया नया विचार नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रतिभाशाली के लिए ये जो है ज़रूरी है। तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन है क्या? तो बिल्कुल सर जी, इसमें से देखिए सर जी आपने जो बताया उस प्रकार से यहाँ पर देखिए उस प्रकार से यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों के लिए क्या करना चाहिए? विविध विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आभूषण सोना और जैसे आभूषण अनुपात, ठीक है, सोना समानुपात, उसके बाद क्या है आप लोग का फर्नीचर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा देखिए आप लोग का आभूषण सोना और फर्नीचर। अब देखिए इन दोनों के बीच यदि अनुपात देखें, बिल्कुल सर जी इन दोनों के बीच हम रिलेशन देखें तो कैसा रिलेशन है? तो सर इसमें से एक हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये समझ में आ रहा है सर जी कि आभूषण जो है, ठीक है, ये आभूषण जो है सर जी, ये आभूषण किससे बनाया जाता है? ठीक है, आभूषण किससे बनाया जाता है? तो सोना से बनाया जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर जी। आभूषण जो है किससे बनाया जाता है? सोना से बनाया जाता है, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पर ये फर्नीचर सेम देखो, जैसा ऐसे रहेगा वैसे ही ऐसा भी रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग का मिल ही जाएगा, बता रहा हूँ ना। आज यहाँ पर जो क्लास कर रहे हो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% मैं बता रहा हूँ। अब वैसे देखिए यहाँ पर फर्नीचर की बात करें, अब फर्नीचर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये फर्नीचर किससे बनाया जाता है? तो सर जी फर्नीचर किससे बनाया जाता है? तो सीधा वृक्ष से बना दोगे, ठीक है, या नेज लिखा उससे बना दोगे, ठीक है, या पेड़ से बनाओगे, सॉरी पेंट से बनाओगे, ठीक है। फर्नीचर किससे बना दे? तो सर जी सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी से हम फर्नीचर बनाएंगे। किससे फर्नीचर बनाओगे आप? लकड़ी से फर्नीचर बनाओगे। चलिए उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में कौन राजवंश का राज था? ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा तालीकोटी युद्ध के बारे में बात करें। तो ये तालीकोटी युद्ध के बारे में बात करें तो 1500 जो है किसमें 1565 में यह लड़ाई विजयनगर साम्राज्य यह लड़ाई किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच? और इसके बीच जो है ढक्कन के संतानों के बीच हुआ था। किसके बीच? तो है ढक्कन के, ठीक है, दक्कन के संतानों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के जो है संतानों के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को क्या है हार हुआ, ठीक है। उस समय विजयनगर जो है राज्य के साम्राज्य जो है तुलवा, कौन से तुलवा राजवंश था। कौन सा था? तुलवा राजवंश था। तो यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है क्या? बिल्कुल सर जी सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा विजयनगर साम्राज्य के युद्ध किसके बीच हुआ था, ठीक है, यह कब हुआ था, तो ये आराम से आप बना लोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसीलिए मेरा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन रहता है उस पर, ठीक है, ये है। चलिए उसके बाद देखिए ये आ गया आप लोग का सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब देखिए बात हुआ है यहाँ पर, ये हिंदी की बात है ना। ये कौन सी क्लास है? हिंदी की क्लासेस, ठीक है, हिंदी सभी की क्लासेस हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए महामैराथन की क्लास में यदि आप वीडियो जो है क्लासेस को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल से क्लासेस को आप क्या कर लेंगे? लाइक कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएंगे। और चलिए फिर मिलते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम बता दें स्टूडेंट आप लोग को कि अब इसके बाद जो है आप लोग का ADO की क्लासेस जो है
23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 22 को सभी आराम से एग्ज़ाम दिलाना DLED का। उसके बाद आप लोग का 23 तारीख से जो है क्लासेस शाम रात तक जो है डल जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल से एडीओ की क्लासेस को अटेंड करना है। साथ ही साथ आपका जो है सीडी टेट की क्लासेस हो जाएगी। सीडी टेट के साथ साथ आप लोग का जो है पटवारी, अमीन पटवारी की जो क्लासेस हैं वो भी अपलोड यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए, चलिए इसको देखते हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, यहाँ पर बात नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात नहीं किया गया है कि दो कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, या एक कुत्ते दौड़ रहे हैं, या 3 कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। मतलब कि इसमें सर कोई निश्चित ही नहीं है, कितने कुत्ते हैं हमको खुद नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा आप लोग का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जिसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होते उसे क्या कहते हैं? हम अनिश्चित संख्या कहते हैं, बिल्कुल से, ठीक है सर। तो चलिए, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं वहाँ प्रभावी कक्ष है। अब देखिए, विशिष्ट जो है पृष्ठभूमि, ठीक है। विशिष्ट पृष्ठभूमि का कहने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विशिष्ट पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, इसका अर्थात होता है कि कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, ठीक है। अलग अलग जो जात के भी हो सकते हैं, ठीक। अलग अलग जात के अनेक प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, ठीक है। वहाँ एक प्रभावी शिक्षक या जो प्रतिभाशाली जो शिक्षक होंगे वो कैसा व्यवहार करेंगे? तो देखिए, शिक्षक का काम होता है सिर्फ उसको पढ़ाना। तो वो क्या करेंगे? सबको समान आधार में समान विद्यार्थी मान के उसका क्या करवाएंगे? शिक्षा करवाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल से ऐसा ऑप्शन आप लोग को सी को दिख रहे हैं सर। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करके, वो कौन सा कास्ट के हैं, क्या है, कैसा है, ठीक है, वो अमीर है, गरीब है, कैसा पहनावा किया है, ये सब को अनदेखा करके एक सर्वमान्य तरीके से अपने विद्यार्थियों के साथ जो है व्यवहार करेगा, उसे पढ़ाएगा, जैसा शिक्षा देना है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिखा हुआ, देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसके लिए सबसे जो है शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। ये क्वेश्चन सेम आ गया क्या? चलो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अभी वो क्लासेस जो है वो मतलब क्वेश्चन डबल हो गया था, इसीलिए इधर से देखिए फिर से आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए जैसे 1822। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1822 और 1800, ठीक है। अब इस देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है उस प्रश्नवाचक में, ठीक है, उस प्रश्नवाचक में क्या करेंगे? उस प्रश्नवाचक में हम क्या करेंगे? जो ये प्रश्नवाचक दिया है वहाँ पर क्या करना है आपको? ये प्रश्नवाचक जो दिया है उसी पर राइट आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों के बीच गैप करो, फिर ये दोनों के बीच और ये दोनों के बीच, तब यहाँ से फिर कौन सा गैप रहेगा? उस संख्या को यहाँ पर लेके आओगे। तो क्लियर हुआ? तो मतलब कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये देखिए 1822 और 1800 के बीच गैप क्या हो रहा है? तो -22 हो रहा है सर, स्पष्ट दिख रहे हैं। वैसे ही 1800 और 1756 के बीच क्या हो रहा है? तो 12 दूनी 44 में जो है क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है सर जी। उसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है आप 1756 और 1668 के बीच जो है देखोगे तो ये कितना हो रहा है? तो आपका माइनस जो है 88 हो रहा है, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब उसके बाद -88 के बाद आपको 1600, ठीक है, 1668 में माइनस आपको कितना करना है? 176 करना है। कितना करना है? 176 करना है। तब कितना आ जाएगा ये? तब आ जाएगा आपका 1492। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल से क्लियर सर जी। हमें ये समझ में आ गया। इसके बीच जो है 22 है, 22 का माइनस है, इसके बाद 22 दूनी 44 का माइनस है, इसके बाद आपका कितना हो जाएगा? 44 दूनी 88 का माइनस है, और 88 दूनी 176 का माइनस हम करते हैं तो 1492 आता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहे हैं? तो बी फॉर बाहुबली महेशपति साम्राज्य की ओर नजर आ रहा है हमें। बिल्कुल से क्लियर हो गया? तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। अब देखिए आपका सिंधु घाटी। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मुख्य रूप से धरती किसका करते थे? धरती का, ठीक है, धरती का पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे और पशुओं की पूजा करते थे। क्या सर? पशुओं की पूजा करते थे। अब ये क्यों करते थे ये बता दीजिए मुझे। तो बिल्कुल से आपको बता दें कि ये पशुओं की और धरतियों की और वृक्षों की पूजा क्यों करते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका आंसर तो बी फॉर बाहुबली पशुपति आ जाएगा, लेकिन ये पशुपति को हटा के किसी और का ऑप्शन दे देगा, तब आपके लोग क्या करोगे? कई लोग बोलते हैं कि लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो सर, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल से आप कमेंट भी कीजिए कि किसी क्लास में मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर विशिष्ट, क्योंकि
क्यों करते थे? तो धरती को उन लोग क्या मानते थे? धरती को उर्वरकता की माता मानते थे, देवी मानते थे और पीपल पेड़ को पवित्र मानते थे। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ ये जो है पशुओं की पूजा करते थे करके कैसे नजर आया? उसी पशुओं से पशुपति बनाया आप लोग का। तो पशुओं से जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो उसके सिक्का पाया गया। उस सिक्का में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो है 3 मुखी वाले, ठीक है, 3 मुख वाले जो है मनुष्य के साथ, 3 मुख वाले पुरुष के साथ, 3 मुख वाले पुरुष थे, उसके जो है चारों ओर क्या था? जो है पशुओं थे और इसी को क्या बोला गया? पशुपति बोला गया। याद रखना। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर जी। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है घड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए भाई। तो अब घड़ा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सबसे पहले सर वही घड़ा जो हमारे घर में रहता है, तो बिल्कुल वही घड़ा। ये हो जाएगा आपका मटका, ये तो पता था सर, लेकिन मटका कहीं पर दिया ही नहीं है। तो अब होता है आप लोग का कलश, भी उसी को कहते हैं, क्योंकि कलश उसी को कहेंगे, उसी को आप लोग का क्या कहते हैं? घट कहते हैं। उसी को अब घट बोलता है। ये घाटा लिखा हुआ है तो इसको आप गलत कर दोगे। और बोलते हैं वहाँ पर झट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? झट बोलते हैं। लेकिन इसको एक और बोला जाता है जो आपके ऑप्शन में है, वो बोला जाता है कुम। तो इसको याद रखना। ठीक है, डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घड़ा का पर्यायवाची शब्द मैंने बता दिया, मटका होगा, कुंभ होगा, कलश होगा, घट होगा और जो है झट होगा। तो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एडीओ सीजीटेट सीजी व्यापन सीजी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर उपलब्ध है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल। अब देखिए ए बी और डी ई एफ, ठीक है, ये सब तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि इनके बीच पहले अंतर ढूंढ लो कि कौन से क्रम में ये क्या है, दोनों के बीच जो है डिफरेंट क्या है भाई ये। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए दोनों के बीच यदि अपन डिफरेंट देखें मेरे प्यारे विद्यार्थी, दोनों के बीच डिफरेंट देखें, ये दोनों के बीच हम डिफरेंट देखें तो देखिए ए बी, उसके बाद सी को क्या किया गया है? छोड़ा गया है, और फिर डी ई और एक आगे बढ़ाया एफ। यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पर क्या कर दिया? 3 लिखा गया, एक आगे बढ़ाया। अब उसके बाद हम देखें, उसके बाद देखें डी ई एफ, ठीक है, एफ के बाद क्या आ जाएगा? जी। एफ के बाद क्या आ रहा है? जी आ रहा है, जी को छोड़ा गया, फिर क्या लिखा गया? एच आई जे, ये 3 हो गया। उसके बाद एक और बढ़ाया गया है के। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो के तो है, तो के के बाद क्या आता है आपका? एल एम एन ओ पी और फिर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो एल को आप छोड़ो, एल को क्या कर दिया आपने? छोड़ दिया। क्लियर। उसके बाद आया क्या हमारा? एम एल ओ पी। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 अक्षर हो गया, 1 2 3, ये 4 अक्षर इसमें दिया हुआ है। तो अब क्या करना है हमें? जो है 5वां अक्षर को भी लेना है, 5वां अक्षर को भी लेना है। तो हम क्या करेंगे? क्यू को लेंगे और ये आर फिर से छूटेगा और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आने वाला है? एम एल ओ पी क्यू। तो कहीं पर दिखा हुआ है क्या? तो बिल्कुल से दिखा हुआ है सर, एम एन ओ पी क्यू। ये क्या है आपका ऑप्शन हो जाएगा और यही राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है, सी फॉर चंद्रमुखी, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल क्लियर सर जी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन जो है सही नहीं है? नहीं है। ठीक, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए पहले पढ़ ले, तभी तो समझ में आ गया कि ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? आकलन विद्यार्थी को एक सहायता, ठीक है, सहायता मिलनी चाहिए कि वह अपनी शक्तियों और रीतियों को देख सके और शिक्षक का जो है तद अनुसार जो है उन्हें ठीक कर सके। तो बिल्कुल ये राइट है भाई, बिल्कुल राइट। ठीक है, उसके बाद देखिए बी, आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तो बिल्कुल गलत है, ये क्या हो जाएगा? ए जो है, बी जो है आपका गलत हो जाएगा। आकलन जो है तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। तो ये बिल्कुल गलत है, किसी से तुलना उसको नहीं कर सकते ना, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं, बोधन का अनुप्रयोग भी होता है। बिल्कुल सही है, बोधन का अनुप्रयोग इसमें होना है। अब डी आपका देखिए, आकलन तब उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे जो है उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो बिल्कुल गलत है, भय और चिंता कई लोग को नहीं होता ना, ये है। तो आपका ए और सी ऑप्शन जो है क्या है? यहाँ पर पढ़ के देखिए सर, तो ए और सी ऑप्शन क्या दिखा रहा है? हमें राइट आंसर दिखा रहा है। मतलब कि ए और सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ए सी कहाँ पर दिया हुआ है? तो बिल्कुल से सर ए सी जो है डी दिया हुआ है, डी फॉर देवदास में दिया हुआ है। बिल्कुल क्लियर, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर
उपनिषद, ठीक है। उपनिषद क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उपनिषद क्या है? तो उपनिषद वेदों का वह हिस्सा है। ये क्या है? यह क्या होता है? वेदों का हिस्सा होता है। क्या होता है? वेदों का हिस्सा। वेदों का क्या होता है? हिस्सा होता है। अब देखिए जो प्राचीन भारत के धार्मिक, ठीक है, जो प्राचीन भारत के जो है धार्मिक हिंदू दार्शनिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत है, ठीक है। मतलब समझ में आया? हिंदू दर्शन का ये क्या है? स्रोत है। अब क्यों स्रोत है? क्योंकि यह जो है वेदों का हिस्सा है, जो प्राचीन भारत के धार्मिक और हिंदू साहित्य, जितने भी हिंदू साहित्य वगैरह हुए हैं वो कहाँ से? उपनिषद से निकल के आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपनिषद से ये हिंदू साहित्य जो है, ठीक है, और दार्शनिक साहित्य जो है, ठीक है, प्राचीन जो धार्मिक हैं वो कहाँ से निकल के आए? उपनिषद से निकल के आ रहे हैं। यह हिंदू दर्शन का एक क्या है? स्रोत है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल क्लियर। अब देखिए स्वागत शब्द का उपसर्ग कौन सा विकल्प सही है? तो आप लोग क्या करोगे? इसको टिक लगाओगे, इसको टिक लगाओगे, इसको, लेकिन इसको नहीं लगाओगे, क्योंकि जो अच्छा दिख रहा है उसे तो आप लोग टिक लगाओगे ही नहीं, वो सीधा साधा दिख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर हो जाएगा, जब इसको संधि विच्छेद करोगे, सु प्लस आगत क्या कहलाता है? आपका स्वागत कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। मतलब कि बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य के आप लोग क्या करेंगे? टिक लगा के आएंगे। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट। आपके अपने जो है डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल से फाड़ के आना है इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बालक की विशेषणा, ठीक है, बालक की विशेषणा। अब देखिए विशेषणा मतलब होता है आपका विचार होगा, विमर्श होगा, सोचना होगा, तर्क होगा, ठीक है, तार्किक नहीं होता। अब देखिए तार्किक नहीं होता, और यह जो है क्या होता है? यह जो है अंधबोध, ठीक है, अंधबोध मतलब मन का ज्ञान पर आधारित ना हो, व्यवस्थित तर्क पर पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के अनुसार जो है क्या होता है? जो संज्ञात्मक मतलब सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता की अवस्था में कहलाती है, ठीक है। तो जीन पियाजे, आप लोग पता है पियाजे मतलब कि जीन पियाजे, ठीक है। ये जीन पियाजे क्या था? मनोवैज्ञानिक और बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन जो है अग्रणी था, ठीक है। इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से हम बोले तो बालक की संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। पहला अवस्था देखिए, पहला अवस्था होता है आप लोग का संवेदी, ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको ये बोला गया है संवेदी गामक काल। इसमें क्या होता है? बच्चा कितने साल का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष होता है। पूर्ण जो है क्रियात्मक काल, ठीक है, पूर्व क्रियात्मक काल, इसमें जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 2 से 7 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 से 7 वर्ष का। ये होता है मूर्त क्रियात्मक, इसमें हो जाता है आपका 7 से 11 वर्ष का, और इसमें होता है 11 से अधिक वर्ष का। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन को यदि पढ़े तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप लोग को पता है कि जो है बालक को कॉपी करने का, बालक को किसी भी बात को कॉपी करने का अवस्था बताओ। सीधा क्वेश्चन यही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम देखें सर जी, हम बता देते इसको। सर हमारे घर में बच्चा तो वो जब था वो सर 2 साल से 7 साल तक हम जो बोलते थे उसे बोल देते थे, नकल कर देते हैं। आप भी पापा बोलोगे तो वो भी पापा बोल देगा, मम्मी बोलोगे तो मम्मी, उसको मारोगे बोले तो मार दो बोलेंगे। मतलब हर चीज़ का आपका क्या है? कॉपी करेगा। वो कौन से वस्त में होता है? वो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, मतलब कि वो पूर्ण जो है पूर्ण संक्रियात्मक काल में होता है। पूर्ण संक्रियात्मक काल के अनुसार वो क्या हो जाता है आपका बच्चे, मतलब कि 2 से 7 वर्ष के बीच में ये काल होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए चलिए, उसके बाद फिर से वही रीजनिंग का क्वेश्चन जो है 8, 14, 26, मतलब कि 8 और 14, 20, 26, उसके बाद 98, 194 और ये जो है 386 ये दिया हुआ है। अब देखिए ये सबसे आपको मतलब नहीं है, मैंने बताया कि इसके बीच क्या है, आपको अंतर निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क पर सही आंसर डालना है। बिल्कुल क्लियर? तो बिल्कुल सर जी, पहले तो हम इसके बीच जो है अंतर देख लेते हैं। तो इसके बीच जब अंतर देखोगे तो क्या अंतर आ रहा है, तो देखो क्या अंतर आ रहा है भाई। तो इसके बीच सर जी 8 का 2 से गुणा करो और -2 कर दो। 8 का 2 के गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 में -2 करोगे तो कितना आ जा रहा है? 14 हो जा रहा है। तो 14 का 2 से गुणा करो सर जी, 14 दूनी क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 में 2 माइनस कर दो, 26 हो जाएगा। अंतर तो पता चल गया ना? चल गया कि नहीं चल गया? बिल्कुल सर जी। यहाँ पर 8 गुणित 2 करते हैं तो 16 आता है, और 16 में 2 माइनस करते हैं तो 14 आता है। ये पहला, ये दूसरा वाला आ गया। अब देखिए वही 14 से 14 गुणित 2 करेंगे, और फिर 14 दूनी 2 28 हो जाएगा। 28 में -2 कर देंगे, ये हो जाएगा 26। बहुत ईजी है सर, इतना ईजी है, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर 26 दूनी, ठीक है, 26 दूनी क्या कर दोगे भाई? 26 दूनी 2 करोगे, ये कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, और 52 में 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा सर जी। मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे रहेगा वो 15 रहेगा। तो बिल्कुल ए फॉर एनिमल जिस द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा आपका 15 रहेगा। 15 × 2 कर दो, 15 आगे का चेक करने के लिए 15 × 2 कर दो, कितना हो गया 100 हो गया। 100 - 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, मतलब कि 98। तो मतलब हम सही है सर जी। यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा आंसर जो है 50 आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा वहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। अबुल फजल जो है इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, इसको जाना जाता है अल्लानी। किसके नाम से जाना जाता है अल्लामी, 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 अल्लानी बोल अम्मामी। ठीक है, अल्लामी, अल्लामी, अल्लामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यह एक जो है भारतीय लेखक थे। बात की बात में यह एक भारतीय लेखक, इतिहासकार और राजनीतिक काल थे जो मुगल साम्राज्य में ग्रैंड वजीर के काम में थे। ग्रैंड वजीर के, ठीक है, मुगल साम्राज्य में ये क्या किया। तो इसके पिता का नाम जो था वो था शेख मुलाबर। क्या था, शेख मुबारक। क्या नाम था, शेख मुबारक। ठीक है, तो इसको याद रखना है फॉर एनिमल। उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो चलिए इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस बात की हम विशेषण निकालें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम बता दें कि परीक्षार्थी क्या हो गया आपके प्यारे विद्यार्थी, परीक्षार्थी हो गया आपका संज्ञा, और इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा मतलब कि क्या होता है किसी भी संज्ञा वगैरह के स्थान पर जो करते हैं ना वाह वुस, ठीक है, वाह, ये सब क्या होता है सर्वनाम होता है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के पहले, ठीक है, संज्ञा के पहले यदि कोई सर्वनाम यदि आपको नज़र आ जाए तो वो हो जाता है आपका सर्वनामिक विशेषण। मतलब कि बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। क्लियर हुआ, किसी भी संज्ञा के पहले आपको यदि सर्वनाम नज़र आए तो बिल्कुल से उसमें क्या है बी फॉर सर्वनामिक जो है उसको लगा के आ जाना है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका है अधिगमन है। ठीक है, तो अधिगम, ठीक है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं, अपने जो है स्वाक्षित परिवर्तन लाते हैं, स्थायी प्रभाव पड़ता है इस पर। तो बिल्कुल से ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है तो बिल्कुल सर जी हमने बताया कि हम अपने व्यवहार में जो है क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ज्ञान और कौशल के जो है तुलनात्मक स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निरक्षरता, ठीक है, और अनुपात में है शिक्षा, फिर समानुपात में है आपका सूखा, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क के जवाब पे आपको क्या डालना है जो है राइट चिन्ह, मतलब राइट आंसर को इसमें से 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से राइट चिन्ह लगाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों निरक्षरता, ये निरक्षरता और शिक्षा के बीच संबंध ढूंढो। तो सर जो है निरक्षरता मतलब कि अनपढ़, तो ये अनपढ़ को कौन दूर कर सकता है, तो शिक्षा दूर कर सकता है सर। अनपढ़ को कौन दूर कर सकता है, शिक्षा दूर कर सकता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सूखापन को कौन दूर कर सकता है ये बताओ। सर सूखापन को नदी दूर कर सकता है, सूखापन को नदी दूर कर देगा, लेकिन जहाँ जहाँ सिर्फ एक नाली बने रहेगा वहीं इसको दूर करेगा, ये सब जगह तो नहीं कर सकता। हम बांध बना के सूखापन को दूर कर सकते हैं सर, कुआं करके हम सूखापन को दूर कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो क्या वर्षा से नहीं कर सकते, वर्षा से ही तो अब आपका नदी भरेगा, नदी ही सूखा रहेगा तो कहाँ से आप सूखापन को दूर करोगे। बांध में ही पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से सूखापन को, कुआं ही भरा नहीं रहेगा तो कहाँ से सूखापन को दूर करोगे। लॉजिक वाली बात है कि नहीं है, बिल्कुल है सर जी। तो मतलब कि ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्षा से। ठीक है, वर्षा से आप क्या कर सकते हो सूखापन को दूर कर सकते हो। अब क्वेश्चन आप लोग के हो रहा होगा कि सर वर्षा ही नहीं होगा तो सूखापन को कैसे दूर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसका बी ऑप्शन जो है बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या है राइट आंसर हो रहा है। क्लियर, उसके बाद देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका त्रिभुज का एक क्वेश्चन, मेरे प्यारे विद्यार्थी त्रिभुज का एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, गिनना सीख लो। ठीक है, नॉर्मली त्रिभुज कैसे गिनते हैं मैंने बताया था, इसका पूरे जो है आप जितना भी आपके अपने जो है यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग में डला हुआ है तो बिल्कुल से उसको देख सकते हो। उसको देखने के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ जो है 95 प्लस जो है 95 प्लस 99 हो गया, मतलब कि 99 नंबर आना है। तो 95 प्लस का क्वेश्चन जो है आपका हल होगा, इतना फिक्स है। एडीओ के क्लास के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए, एडीओ के क्लास के लिए कौन कौन उत्साहित है। ठीक है, यहाँ तक देखे हैं उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं, जो मतलब अंतिम ही आ गए हैं समझिए। ठीक है, अब देखिए उसके जो है त्रिभुज को हम गिनें तो नॉर्मल त्रिभुज कैसे गिनते हैं, नॉर्मल ऐसा करके कुछ त्रिभुज हैं। ठीक है, नॉर्मल त्रिभुज जैसे कि क्या हो रहा है,
अच्छा, जैसे कि नॉर्मल त्रिभुज को हम गिने, ये नॉर्मल त्रिभुज हो गया भाई हमारा, ठीक है। अब इस नॉर्मल त्रिभुज में जैसे ही हम गिनते हैं, ये त्रिभुज हो गया, तो कितना त्रिभुज है सर इसमें कितना त्रिभुज है टोटल, ठीक है, इसमें कितना त्रिभुज है, तो 1 और 2, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। जैसे इसी पर हमने एक और लाइन खींचा तो 1 2 और 3, 1 2 3, तो सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 5 और 6 त्रिभुज हो जाएगा इसके अंदर में। उसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको देखो, जब ऐसा वाला कुछ आता है, ठीक है, जब ऐसा आता है और इसके अंदर में कुछ और नया त्रिभुज आ जाता है, तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला त्रिभुज ना अपने आप ऑटोमेटिक जो अंदर में रहता है वो अपने आप ऑटोमेटिक कितना त्रिभुज बनाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑटोमेटिक जो है आप लोग का 4 त्रिभुज बनाएगा। कितना त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। अब देखिए वो 4 त्रिभुज बना लिया, सर आपने जो बताया उसके हिसाब से 4 त्रिभुज 1 2 3 और ये जो है मिलकर क्या बना लिया, चौथा त्रिभुज बना लिया। मतलब एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये इसके अंदर में हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका जो है 4 त्रिभुज इसके अंदर हो गया, इसके अंदर में फिर से आपका 4 त्रिभुज हो गया, सॉरी इसके अंदर में ये हो जाएगा आपका 4 त्रिभुज और इसके अंदर में फिर आपका ये हो जाएगा 4 त्रिभुज। ये कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जो है अपने आप में कितना त्रिभुज बनाएगा, 2 त्रिभुज बनाएगा। सर जी आपने बोला था कि ये दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं, इसको 1 और 2 करेंगे और इसके बाद इसको 3 लिख देंगे करके, तो बिल्कुल से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अंदर का जो त्रिभुज ये वाला भाग है ना, इसका एक भाग ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक भाग जो है ये त्रिभुज क्या है, ले चुका है। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा बिल्कुल से आपका जो है 2 त्रिभुज बनेगा, ये तो ये 4 बन गया, उसके बाद ये अंदर का 4 हो गया, ये 2 और ये 2 और ये 2, मतलब कि ये 6, तो 4 6 कितना हो गया आपका, 4 6 हो गया आपका, देखिए, ठीक है। क्लियर हुआ मेरा, ये 2 2 त्रिभुज, ये 2 हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक है, 4 4 8 हो गया, ठीक है, और 8 और ये कितना हो जाएगा आप लोग का 14 हो गया। अब यहाँ पर 14 ऑप्शन दिया, बी को क्या राइट टिक लगा दे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बड़े वाले त्रिभुज को आप लोग गिने ही नहीं हो, तो मतलब 14 + 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके अंदर में कितना है, 15 त्रिभुज है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है आप लोग का कि आधुनिक सिनेमा के छात्र को प्रभावित करता है, ठीक है, घर के पलायन के लिए, मतलब घर के भाग जाने के लिए, या दिव्य सपनों में जो है रत्न रहने के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए, या जो है अभिनेता जैसा दिखाने के लिए। तो जैसे आधुनिक सिनेमा जैसे कि आपके थिएटर वगैरह में लगा हुआ है जो भी, अब ये आधुनिक सिनेमा क्या करेगा भाई, जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म देखने वहाँ पर गए, कोई भी फिल्म देख ली, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, उसका रोल जैसे दिख ले, कोई भी उसमें हीरो वगैरह है, तो उसी के जैसे हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, या अपने जो है जो मानवता जीवन है उसमें क्या है उसको ढालने का प्रयास करते हैं, वो इसी की तरह करने का प्रयास करते हैं, मतलब कि रचनात्मक कार्य करने का प्रयास करते हैं। अब ये रचनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनने या उसमें विकसित करने के लिए, उसमें क्या करने के लिए, विकसित करने के लिए जो आवश्यकता होता है उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक कार्य कहते हैं। इसको याद रखना, मतलब कि कुछ भी फिल्म देख ली तब उसी के तरह हम उसको क्या है करने का प्रयास करते हैं। सी फॉर चंद्रमुखी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एडीओ की क्लास के लिए बिल्कुल से कमेंट करें, एडीओ की क्लास के लिए बिल्कुल से आपका कमेंट करना है। ये 23 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 23 तारीख से आप लोग का क्या हो जाएगा, एडीओ की क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल से स्टार्टिंग से बने रहना, जो है बहुत दिन में देखते हैं, कई लोग का कल पेपर है आज देख रहे होंगे इसको, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो डेली कंटिन्यू बने रहना है चैनल के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना है, और मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।